हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा नोटिस। अगर आप क्लास 10th में हो और आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और उनको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिंपली आपको इसका एलसीएम कर देना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका एलसीएम बहुत ही सिंपल है और एलसीएम के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस भी मैच करना है। तो हमारा एलसीएम है 2257। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी है 2257। इसीलिए हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर होगा 2 × 2 × 5 × 7। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। सेम वही क्वेश्चन 156 का भी आपको एलसीएम कर देना है। 156 का एलसीएम करते ही आप देख सकते हो आपके पास आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर इस तरह से आप देखो 39 3 13। तो इसका एलसीएम है 2 2 3 13। आपके किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है 2 2 3 एंड 13। तो आप अच्छे से देखो ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 3 है कि यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर में x × 3 × 13 के रूप में हो तो x का मान निम्न में से चुने। तो यहाँ आपको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था 2 × 2 × 5 × 13। तो यहाँ देखो 2 के पावर में हम क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार है, × 5 × 13। देखो इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ गया और x के स्थान पर हमारा 2 है, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2। x का वैल्यू 2। क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 4 है यदि HCF 510 और 92 का 2 होगा, यदि 510 और 92 का HCF 2 होगा तो 510 और 92 का LCM क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र आता है, उस सूत्र को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये सूत्र हमारा कुछ इस तरह से होता है कि HCF × LCM करने पर वो दो संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप ध्यान से देखो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 510 और 92 और HCF है 2 और LCM हम लोगों को फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हमारा HCF दिया है 2, LCM पता नहीं है तो यहाँ पे हम लोग LCM ही लिखेंगे। इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल और यहाँ पे हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 510 और 92। तो यहाँ आप देखो LCM तो हमारा यहाँ पे रह जाएगा और 510 × 92 और ये जो 2 है, ये जो 2 LCM के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आसानी से इसे काट सकते हैं। 2 के टेबल से 92 को कट करने पर यहाँ हम लोगों को 46 मिल जाएगा। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा कि हम लोग 510 और 46 को मल्टीप्लाई कर दे, 510 और 46 को मल्टीप्लाई कर दे। तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा 23,740 जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया 23,440 यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 5 है कि धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है, सम, विषम, अपरिमेय या 0। तो यहाँ इसके लिए सिंपल सा है कि यहाँ पे हमारा अचर पद कौन है q दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर q को कुछ भी मान सकते हैं। q के स्थान पर आप 1 रख सकते हो। तो 1 रख देने पर क्या प्राप्त हुआ 6
6 इंटू 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, +5, 6 + 5 कितना होगा 11। देखो ये 11 क्या है, कैसी संख्या है, तो आप ध्यान से देखो ये 11 विषम संख्या होती है, विषम संख्या। आप इसी तरह से q के स्थान पर 2 रख के देख सकते हो, 3 रख करके देख सकते हो, बार बार जो संख्या मिलेगी वो विषम ही होगी, इसीलिए हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन बी विषम संख्या होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 6 क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। आप ये देख सकते हो कि ये यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड का एक सूत्र होता है, यूक्लिड का सूत्र कहता है a = bq + r, a = bq + r। अब ध्यान से देखना कि ये आता कहाँ से है, तो यदि कोई संख्या a है और उसे b से भाग दी जाती है तो हमारा जो भागफल होगा वो q होता है और जो शेषफल होगा उसे r माना जाता है। इस तरह से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, a = यानी कि ये भाज्य = भाजक गुना शेषफल गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है यूक्लिड का सूत्र a = bq + r। तो इस वजह से क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन a = bq + r हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 7 कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो परिमेय संख्या नहीं होगी उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं 17 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का अर्थ ही होता है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ हमारा जो ऑप्शन ए है ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p के स्थान पर 17 और q के स्थान पर 1। इसी तरह से 0 के साथ भी है कि 0 को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। √225 जो है वो 15 की वैल्यू होती है, तो इस तरह से देखा जाए तो 15/1 ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। तो इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो जी हाँ इसका ऑप्शन डी हो जाएगा पाई, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 8 है कि 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर √3 है। √3 जो है वो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, जिस वजह से ये पूरा जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 9 भी है कि 2√3 किस प्रकार की संख्या है, तो √3 हो जाने की वजह से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 10 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसके बारे में अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा, a = bq + r, इसमें b क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे a इस तरह से होता है, a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। तो यहाँ हमारा b पूछा गया था कि b क्या है, तो b हमारा हो जाएगा भाजक। हाँ, तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन हो जाएगा b भाजक। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप बोलोगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो इसे तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पाई एक अनिश्चित वैल्यू होती है, जिस कारण से इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12। हमारा क्वेश्चन 12 है कि HCF ऑफ AB, यानी A और B कोई दो संख्याएं हैं, उनका HCF और LCM का गुना अगर हो तो ये किसके बराबर होगा। तो ये जो पहले भी इससे पहले एक क्वेश्चन में आया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि HCF × LCM = दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वो दो संख्याएं कौन है, A और B, तो यहाँ हो जाएगा A × B, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा B। तो हमारे क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी। आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो आपका चैप्टर 2 जो कि बहुपद चैप्टर है, तो इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्य क्या हो सकते हैं। जितने भी द्विघात बहुपद वाले प्रश्न होते हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको a, b और c का मान ज्ञात करना होता है।
तो अब हम लोग देखेंगे कि ए किसे कहेंगे, बी किसे कहेंगे और सी किसे कहेंगे। तो ए आप ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर के यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है, यानी कि एक छुपा हुआ होता है, कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर 1 छुपा हुआ होता है। तो ए की वैल्यू हो गई 1। बी जो होता है वो हमारा एक्स का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक आप यहाँ पे देख सकते हो -9 है। और सी होता है जो हमारा चर पद होता है, यानी सी की वैल्यू हो गई ए। यहाँ क्या कहा गया था कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसे, शून्यकों को हम लोग अल्फ़ा और बीटा कहते हैं और इनके गुणनफल को अल्फ़ा इंटू बीटा कहेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इसका सूत्र होता है सी बाय ए, सी बाय ए। तो आप यहाँ देख सकते हो सी की वैल्यू कितनी है ए और ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी थी 8, यानी 8 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं a बाय 1। तो ये 1 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है तो a की वैल्यू क्या हो गई 8 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से हम लोगों को शून्यक प्राप्त हो जाते हैं 8 और 1। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 8 और 1। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 18। आगे बढ़ते क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा कि यदि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है तो बहुपद में शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनें। शून्यकों की संख्या, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है कि इसमें शून्यकों की संख्या निकालना होता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि जो हमारा एक्स अक्ष दिख रहा है आपको, एक्स अक्ष में ये जो ग्राफ रेखा होती है, ये ग्राफ रेखा जितनी बार भी प्रतिच्छेद करेगी उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ देखिए कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, यानी कि ये टोटल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा है। इस वजह से शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन से 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 3 है कि x स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक क्या होगा। तो इसके शून्यकों का अर्थ ही होता है x की वैल्यू। शून्यक का अर्थ होता है x की वैल्यू। तो आप देखो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15 और शून्यकों के लिए इस बहुपद को हम लोग 0 के इक्वल करते हैं, जिस कारण से ये जो -15 है इक्वल टू के इधर आ जाने पर +15 हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पर रूट का काम करेगा। तो जो रूट होता है, रूट की वैल्यू वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा +√15 और -√15 ये दोनों ही होगा। इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 4 कहता है कि यदि शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस भी प्रश्न में हमारा शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है और द्विघात बहुपद पूछ रहा होता है तो इसका एक ही बहुत ही विशेष सूत्र होता है। आप इसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र। इसमें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग किसे कहेंगे तो शून्यकों के योग के को कहेंगे जिसकी वैल्यू 3 है। यहाँ एक्स है तो एक्स दे देना है, यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि हमारा गुणनफल को प्रदर्शित करता है और हमारा गुणनफल यहाँ -2 है, -2। इस तरह से फाइनल आउटपुट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर ये प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया आपका एक्स स्क्वायर -3x -2, एक्स स्क्वायर -3x -2। तो देखते हैं कि ये हमारे किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर -3x -2। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 जो हमने क्वेश्चन 3 में देखा था कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो जल्दी से आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है कि यदि बहुपद 4u + 8u है तो इसके शून्यक क्या होंगे। शून्यक का मतलब होता है वही
चर पद की वैल्यू, तो यानी u की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। 4u + 8u, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे जो सेम टर्म्स हैं उनको निकालने की, यानी कि सिंपल गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से और इसमें से इसका गुणनखंड करने पर यहाँ पे हमारा संख्या है 4 और 8, जो कि दोनों ही 4 के टेबल में आता है। यहाँ है हमारा u² और u, दोनों में से जो मिनिमम है, मिनिमम एक u है, तो एक u को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ में से 4 बाहर आ चुका है, 2 u थे, u का स्क्वायर है यानी u 2 है, जिसमें से एक निकल चुका है, तो एक हमारे पास शेष बचा हुआ है। 8 का अर्थ होता है 4 × 2, तो जिसमें से 4 हमारा बाहर यदि निकल चुका है तो अब हमारे पास 2 बचा हुआ है, और एक u था जो कि बाहर निकल चुका है, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेने से, इनका गुणनखंड कर लेने से हमारे पास 2 टर्म्स मिले, एक 4u और एक u + 2। अब इन्हीं के हिसाब से हम लोगों को शून्यक निकालना होता है। तो 4u का शून्यक निकालने के लिए इसे 0 के इक्वल करेंगे, तो u = 0, और ये 4 जो u के साथ मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड हो जाएगा, और u = हो जाएगा हमारा 0। तो पहला शून्यक तो 0 हो गया। दूसरा शून्यक इस पद के माध्यम से निकालेंगे, u + 2। अगर इसका शून्यक निकालना है तो इसे भी हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, तो u तो हमारा यहाँ हो जाएगा, ये +2 इधर इक्वल के इधर आने पर -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 2 शून्यक आ गए, एक u = 0 और एक u = -2। देखते हैं कि ये हमारे किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ, ए तथा सी दोनों। वो 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। शून्यकों का योग, तो ये पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब भी द्विघात बहुपद का प्रश्न दिया होता है तो सबसे पहले हम लोगों को a, b और c की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम लोग a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। a होगा हमारा x² का गुणांक, जो कि यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 होगा। b जो होता है वो x का गुणांक होता है, और x का गुणांक यहाँ दिया हुआ है -7। और c जो होता है वो चर पद की वैल्यू होती है, और यहाँ पे हमारा अचर क्या दिया हुआ है, 12। इस तरह से a, b, c तीनों की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। अब आगे देखते हैं कि शून्यकों का योग किस प्रकार से निकालेंगे। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ माइनस और b की वैल्यू हमारी क्या है, -7, और a जिसकी वैल्यू दी हुई है 1। तो यहाँ पे इस तरह से क्या मिल गया, ये दोनों माइनस और ये माइनस मिल करके बन जाएगा +7/1, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारा कहता है कि बहुपद 3x² - 12x का शून्यक निम्न में से चुने। ये बिल्कुल प्रश्न 6 की तरह से है। इन दोनों में से हम लोगों को कॉमन निकालना है। कॉमन निकाल करके शून्यकों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन होगा, x कॉमन होगा। 3 अगर कॉमन बाहर आ चुका है, x² में से एक x बाहर आ चुका है, तो एक x अभी भी हमारे पास है। -12 का मतलब होता है 3 × 4। 3 यदि बाहर आ चुका है तो हमारे पास अभी भी 4 बचा है, और शून्यक निकालने के लिए हम लोगों को इसे 0 के इक्वल करना होता है। इस तरह से हमारे पास फिर से 2 पद बचते हैं। 3x = 0, x - 4 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0/3 हो जाने के कारण 0 हो जाएगी, और यहाँ -4 जो कि इधर आने पर +4 हो जाएगा। तो हमारे पास शून्यकों की संख्या क्या क्या हुई, एक 0 और एक 4। तो ये हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0, 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल निम्न में से चुने। फिर वही एक और क्वेश्चन इसी तरह से मिल गया। तो इसमें हम लोगों को द्विघात बहुपद है, इसलिए a, b, c का मान पहले ज्ञात करना होगा। a जो कि x² का गुणांक होता है 1, b जो कि x का गुणांक होता है यानी 7, और c यानी कि अचर पद 10। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। तो हमारी c की वैल्यू कितनी है, 10, a की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 10/1, यानी इसे सिर्फ 10 भी लिखा जा सकता है। ये हमारे किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो इसे ध्यान से देखिए, हमारे ऑप्शन
ए के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 कि घात 1 के बहुपद को कैसा बहुपद कहेंगे। जिसका घात 1 होगा उसे हम लोग कैसा बहुपद कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिसका भी घात ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। यदि घात 2 होता है तो उसे द्विघात कहते हैं, यदि घात 3 होता है तो उसे त्रिघात कहते हैं। इसी तरह से इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैखिक। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? रैखिक। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।